गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज का हमारा टॉपिक है मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पिछली वीडियो में हमने नर जनन तंत्र के विषय में पढ़ा था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मादा जनन तंत्र के निम्न अंग है, जिसमें अंडाशय, वाहिनी तंत्र, बाह्य जननांग तथा स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको डायग्राम से देखते हैं। तो डायग्राम में स्त्री का जनन तंत्र दिखाया गया है, जिसमें मध्य में नाशपाती के आकार का ये भाग है जिसको यूटेरस कहते हैं। इसमें अंदर की जो लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम, मध्य में मायोमेट्रियम और बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम होता है। उसके पश्चात यहाँ दोनों तरफ एक लंबी ट्यूब है जिसको फाइलोपियन ट्यूब कहते हैं। इस फाइलोपियन ट्यूब का ये वाला हिस्सा फिम्बरी कहलाता है। इसको फिर यहाँ पे इनफंडिबुलम कहते हैं और इसका पिछला चौड़ा हिस्सा जो थोड़ा सा होता है उसको एम्पुला कहा जाता है और इस यहाँ पे संरचना को इस्थमस कहते हैं। इसके वर्क के विषय में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो यूटेरस का ऊपरी सिरा होता है उसको हम यूटेराइन फंडस कहते हैं, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं ये दो रचनाएं यहाँ पे दिखाई देती हैं, इनको हम ओवरी कहते हैं। ये ओवरी जो है यूटेरस से यानी कि गर्भाशय से ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा अटैच होती हैं, ठीक। इस यूटेरस का जो निचला हिस्सा है उसको हम सर्विक्स कहते हैं और ये सर्विक्स जो होता है ये आगे की ओर वाजिना में ओपन होता है, ठीक। तो ये स्त्री जनन तंत्र का अग्र दृश्य है। अगला टॉपिक है अंडाशय यानी कि ओवरी। तो अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। ये लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक। प्रत्येक अंडाशय जो है वो उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होता है और ये श्रोणभित्त तथा गर्भाशय की स्नायु यानी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। अंडाशय जो है वो अंडाणुओं की उत्पत्ति तथा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन नामक मादा हार्मोन का स्राव करते हैं, ठीक है। अगला है अंडाशय की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो उसकी संरचना हम देखने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, जिसमें पहला पॉइंट्स है कि प्रत्येक अंडाशय में बाहरी स्तर जनन एपिथेलियम और भीतरी भाग स्ट्रोमा का बना होता है, ठीक है। स्ट्रोमा में रुधिर केशिकाएं, तंत्रिका तंत्र तथा वर्धन की विभिन्न अवस्थाओं में ओवेरियन फॉलिकल्स या ग्राफियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स या इन्हीं को ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है जीएफसी। जीएफसी को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल सेल्स हैं इनके लगातार विभाजित होने से ग्राफियन फॉलिकल आकार में जो मतलब कि जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, आकार में वृद्धि करता है और इन्हीं ग्राफियन फॉलिकल में एक कोशिका अन्य की यानी बहुत सारे बनेंगे तो इसमें एक कोशिका अन्य की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि करती है यानी कि बढ़ती है और विकसित होकर के अंडाणु का निर्माण करती है। बाकी शेष जो ग्राफियन फॉलिकल होती हैं उनको फिर हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जो परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल होगा उसमें बाहर की तरफ बहुस्तरीय एक लेयर होगी जिसको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहा जाता है तथा भीतर की तरफ एक कैविटी पाई जाती है जिसको फॉलिकुलर कैविटी कहा जाता है और इस कैविटी में रंगहीन द्रव पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि जो फॉलिकुलर कैविटी होती है उसके भीतर एक oocyte यानी कि एक सेल की जैसी संरचना होती है जिसको oocyte कहते हैं, स्थित होता है, जिसके यानी इस oocyte के बाहर की ओर एक लेयर होती है, पतली लेयर, जिसको जोना पेलुसिडा या जोना रेडिएटा कहते हैं, ठीक। जोना रेडिएटा के बाहर भी एक लेयर होती है सिंगल जिसको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, ठीक है। बाद में अगला पॉइंट है कि जो फॉलिकुलर कोशिकाएं होंगी, ठीक, यानी कि किसको छोड़ करके जो मैंने भी कहा कि जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं उनके बाद जो सेल्स बचती हैं उनको हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो फॉलिकुलर कोशिकाएं जो होंगी वो रुधिर के थक्के के साथ कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती हैं, ठीक है। और जो कार्पस ल्यूटियम होता है ये क्या करता है कि जब अंडाणु यानी जो oocyte है अगर उसका निषेचन हो जाता है तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो बना रहेगा और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव करता है। लेकिन अगर अंडाणु का किसी कारणवश निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो नष्ट होकर के एक धब्बे में दिखाई देता है जिसे हम कार्पस एल्बिकस कहते हैं, ठीक। तो इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं।
तो यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं स्तनधारी के अंडाशय की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे प्राइमरी फॉलिकल है, यानी कि ये किस हिस्से में है, तो सबसे बाहर की तरफ जो अस्तर है उसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, यानी कि जनन एपिथेलियम। और इस पूरे हिस्से को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा देख सकते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और स्पंडल शेप्ड सेल्स का बना होता है। तो इसी में मैंने बताया था कि जो सेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं जिसमें प्राइमरी फॉलिकल हैं, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं लगातार विभाजित होते रहते हैं, जिनसे जो सेल बनेंगे उनको ग्रोइंग फॉलिकल कहेंगे। और इसी में से एक जो सेल है वो लगातार विकसित होगा, बाकी की अपेक्षा। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, और ये जब डेवलप करेगा तो इस सेल को हम क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और इस ग्राफियन फॉलिक्यूल यानी कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। इस फॉलिकल में बाहर की तरफ एक बहुस्तरीय लेयर होती है जिसको हम मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं, ठीक है। और ये मध्य में एक कैविटी होगी, इस कैविटी को कहा जाता है यहाँ पर फॉलिकल कैविटी, ठीक। इस कैविटी के मध्य में एक सेल दिखाई देती है जिसको oocyte कहा जाता है। अब इस oocyte का जो बाहरी स्तर होता है उसको हम ये देख सकते हैं थिकनेस होती है, जिसको जोना पेलुसिडा कहा जाता है, और इसी को कोरोना रेडिएटा भी कहा जाता है, यानी कि जोना पेलुसिडा या फिर इसी को हम जोना रेडिएटा, और इसके बाहर की तरफ जो होता है उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये oocyte का अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर ये देख सकते हैं यही ओवम है, इसी को ओवम बोलेंगे या oocyte कहेंगे, ठीक। तो ये जब मैच्योर होगा तो रेप्चर्ड हो जाएगा, यानी फॉलिक्यूल जो बाहर यानी कि मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा होगा रेप्चर्ड हो जाएगा, और ये जो अन्य फॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं, कार्पस ल्यूटियम बना लेते हैं। तो जब इसका अगर निषेचन हो जाएगा तो ये कार्पस ल्यूटियम जो बने हैं ये क्या करेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव करेंगे, लेकिन अगर निषेचन नहीं होता है तो ये विघटित हो जाते हैं।